प्रिय विद्यार्थियों, बहुत दिनों बाद आपसे बात करने का अवसर मिला है, क्योंकि आप जानते हैं कि इस दौरान कोरोना की दूसरी और अधिक भयावह लहर के बीच जनजीवन अस्त व्यस्त सा हो गया था। अभी स्थितियां कुछ सामान्य होने लगी हैं। मुझे पूर्ण आशा है कि आप सब लोग अपने घर पर स्वस्थ रहे होंगे और आगे भी स्वस्थ रहेंगे। कोरोना के इस संक्रमण के दौर में आप सबकी भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। मैंने अपने एक पहले वीडियो में भी ये बात कही थी कि आप ही वो लोग हैं जो स्प्रेडर का भी काम करते हैं और सेवियर का भी काम करते हैं, बचाते भी हैं और अनजाने में, क्योंकि आपके सिम्टम्स आपके साफ नज़र नहीं आते, इसलिए आपको ये लगता है कि हम सही हैं और आप घूमते रहते हैं, लोगों से संपर्क करते रहते हैं और अनजाने में ही संक्रमण को दूसरों को बांटते रहते हैं। इसलिए मैं आपसे इस व्याख्यान को शुरू करने से पहले ही अपील करना चाहूँगा कि आप इस बात का पूरा ध्यान रखें कि जब भी आपको कोई लक्षण नज़र आए, आपके गले में खराश हो, बुखार हो, खांसी हो, कोई जुखाम हो, नाक बह रहा हो, इस तरह के कोई फ्लू जैसे लक्षण आपको नज़र आएँ, आप तुरंत घर में आइसोलेट हो जाएं और आवश्यक दवाएं जो निर्धारित की हुई हैं वो लें। बाहर उसके लिए न घूमें और अपने साथियों को भी कह दें कि अनावश्यक अब मुझसे मिलने की कोशिश न करें। यह जल्दी ही ठीक हो जाता है। जितना इसका डर बनाया हुआ है, अगर हम समय पर इसको पहचान लें और दवा ले लें तो यह ठीक हो सकता है। और एक जो सबसे बड़ी बात है कि भीड़ भाड़ में जाने से पहले हमें अपने आप को तोलना होगा कि हम कितने ठीक हैं। किसी से बात करनी भी हो तो पूरे मास्क के साथ और डिस्टेंसिंग के साथ। पहले जो 2 गज की जो दूरी थी, अब उसको थोड़ा और बढ़ाइए, क्योंकि एरोसोल के माध्यम से भी कोरोना संक्रमण के फैलने की कई प्रमाण मिले हैं। तो ये बात आपको बड़ी ध्यान रखनी है। हाथ आप लगातार साफ़ करते रहिए, मुंह को भी आप साफ़ कीजिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमारे नाक, आँख और जो मुंह है, इनके माध्यम से खुले में भी एरोसोल के माध्यम चले जाते हैं। तो हाथ और मुंह दोनों आप बार बार साफ़ कीजिए जब भी आपको मौका मिले। घर में रहें, लेकिन मास्क सबसे अनिवार्य है। बिना मास्क के आप बाहर जाएंगे, घर में रहेंगे और आपको एसिम्प्टोमेटिक कोरोना संक्रमण है तो समझ लीजिए आप दूसरों को दे रहे हैं। तो ये सावधानी आपको करनी है। और सेवियर के नाते आप लोग जो सेवा करते आए हैं, पीड़ितों की जो सेवा करते आए हैं, अस्पताल पहुंचाने में, दवाइयां वितरण करने में, भोजन पैकेट्स वितरण करने में या अन्य कोई और सहायता करने में, उसके लिए आप सब बधाई के पात्र हैं। मैंने ये महसूस किया क्योंकि पिछले दिनों में भी इस महामारी से पीड़ित हो गया था और इसीलिए कई दिनों बाद मैं आपसे मिल पा रहा हूँ। तो उस दौरान मैंने अनुभव किया कि इसमें कितनी ज़रूरत होती है एक दूसरे की हेल्प की। अगर आप किसी पीड़ित की सहायता नहीं कर पा रहे हैं तो फिर डिप्रेशन में चला जाता है, उसको आवश्यक सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं, उसकी कंडीशन का सही पता नहीं चलता है। यदि कोई अटेंडेंट घर का आदमी हो या कोई मित्र हो, वो अगर उसका बराबर ध्यान रखे तो हम उसकी कंडीशंस को और उसके स्वास्थ्य की उचित देखभाल कर सकते हैं, उसके खान पान की उचित व्यवस्था कर सकते हैं और ये हम पूरी सावधानी के साथ कर सकते हैं। मैंने देखा कि मेरे मित्र जो हैं और मेरे परिजन, उन्होंने अस्पताल में भी जाकर हमें भोजन और अन्य दवाइयाँ आदि पहुँचाई और वो सुरक्षित रहे, क्योंकि उन्होंने पूरी सावधानी बरती। और अन्य जो रोगी वहाँ भर्ती थे सामान्य अस्पताल में, उन लोगों के परिजन भी बराबर आते रहे। तो ऐसा कुछ नहीं है, डरने से कुछ नहीं होगा। बिल्कुल सावधानी बरतते हुए आप अपने जो भी परिजन आपका पीड़ित है, इस रोग से पीड़ित होता है, उसकी यदि आप पूरी देखभाल करेंगे, समय पर उसका ध्यान रखेंगे, उसके ऑक्सीजन लेवल का, उसके और अन्य कंडीशंस का, कब अस्पताल ले जाने की ज़रूरत है, कब नहीं, और कब दवाइयों की ज़रूरत है, कब उसके खान पान का क्या शेड्यूल बनाना है, किस तरह उसको खाना देना है, किस तरह उसको अलग रखना है, ये सब चीज़ें अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप बहुत बड़े सेवियर, बचाव जैसे कहते हैं ना कि बचाने वाले बन जाएंगे। भगवान के डॉक्टरों की तरह आप भी भगवान के रूप बन जाएंगे। तो ये दोनों रूप आपके हैं। मैं आशा करता हूँ कि आपका सेवियर रूप बड़ा अच्छा होना चाहिए। अब जहाँ भी आप रहते हैं अपने लोकेलिटी में, वहाँ आज मैं जिस उद्देश्य से यह वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए, वो BA पार्ट 3 के विद्यार्थियों के लिए है। वैसे यह जो सिविल सर्विसेज मेंस एग्ज़ाम देंगे और जिनके पास हिंदी विषय है IAS वाले एग्ज़ाम में, उनके लिए भी उपयोगी सिद्ध होगा। अगर वो भी इस वीडियो को देखेंगे तो उनको भी इस टॉपिक से लाभ मिलेगा। और आज का हमारा जो टॉपिक है
वो है देवनागरी लिपि की विशेषताएं। आप सब जानते हैं कि भारत की जो दो मुख्य भाषाएं हैं, संस्कृत और हिंदी, उनकी लिपि का नाम है देवनागरी। ऐसा नहीं है कि केवल इन दो भाषाओं की लिपि है, इसके लिपि चिन्हों की समानता नेपाली, कोंकणी, मराठी और गुजराती भाषाओं की लिपियों से भी है। और कई बार तो ऐसा ही लगता है कि देवनागरी लिपि ही इनकी भी लिपि है, लेकिन कुछ लिपि चिन्हों में कुछ अंतर तो है, इसलिए हम लिपि चिन्हों की समानता ही कह सकते हैं। एग्जैक्ट हम देवनागरी लिपि उसको कहने में थोड़ा परहेज करेंगे। तो देवनागरी लिपि की विशेषताओं में हम सबसे पहले जो एक बात जानते हैं कि संसार की जितनी भाषाएं हैं उन लिपियों में सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि देवनागरी को माना जाता है। प्रश्न ये उठता है कि वैज्ञानिक मानने के पीछे हमारा क्या आधार है? वैज्ञानिक, किसी भी लिपि के वैज्ञानिक होने का जो मतलब है वो है कि वह लिपि, उस लिपि में स्पष्टता होती है। स्पष्टता का अर्थ ये है कि उसमें किसी तरह के भ्रम की, कन्फ्यूजन की कोई गुंजाइश नहीं है। जैसे कि लिपि चिन्ह सब अलग अलग होंगे, किसी एक ध्वनि के लिए दो दो लिपि चिन्ह नहीं होंगे, या एक से अधिक लिपि चिन्हों के लिए एक ध्वनि नहीं होगी, एक जैसी ध्वनि नहीं होगी, एक उच्चारण नहीं होगा। पहली बात ये। दूसरी बात ये कि उसकी जो वर्णमाला है उसकी एक व्यवस्थित परंपरा है, उसको हम सुपरिभाषित कर सकते हैं कि पहले ये, दूसरा ये, तीसरा ये, इस क्रम से हम उस वर्णमाला को हम रख सकते हैं। तो देवनागरी लिपि में ये भी पाया जाता है। वैज्ञानिक होने का एक और प्रमाण ये है कि आप उसको सुपरिभाषित कर सकते हैं। किसी भी स्थिति में कभी भी आप उसमें कन्फ्यूजन नहीं पाएंगे, बता सकेंगे कि हाँ ऐसा ये है, ये उच्चारण इसका इस तरह से, ये उच्चारण अगर आया तो ये लिपि चिन्ह होगा, ये लिपि चिन्ह है तो इसका उच्चारण ये होगा। कहीं भी किसी भी शब्द में वो प्रयोग हो, कहीं कोई, जैसे अंग्रेजी में आपने देखा होगा कि बहुत सारे शब्द साइलेंट रह जाते हैं, आपने वो खूब सुने होंगे। जैसे साइकोलॉजी में आपने देखा कि पी बिल्कुल साइलेंट है, नाइफ में आपने देखा कि के बिल्कुल साइलेंट है। तो ऐसा देवनागरी लिपि में नहीं है, इस तरह का कोई भ्रम इसमें नहीं है, इसलिए हम इसको वैज्ञानिक मानते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे संयुक्त व्यंजनों की एक परंपरा इसमें है। संयुक्त व्यंजनों के बनाने, जो निर्माण है, उसकी एक वैज्ञानिक व्यवस्था है, बड़ी स्पष्ट व्यवस्था है। हम एक बार जान लें तो हम किसी भी तरह का संयुक्त व्यंजन बना सकते हैं। एक और इसमें खास बात है वैज्ञानिक होने की, मात्रा और भाषाओं में और भाषाओं की लिपियों में आपने देखा होगा कि स्वर साथ साथ लिखे जाते हैं, लेकिन यहाँ स्वर नहीं लिखे जाएंगे व्यंजन के साथ, यहाँ उनकी मात्राएं चलेंगी। और मात्रा का मतलब होता है समय, कि कितना समय, उसी हिसाब से मात्राएं हैं। तो हम कई बार कहते हैं ना छोटी मात्रा, बड़ी मात्रा, तो उसका मतलब है कम समय लगेगा छोटी मात्रा में, अधिक समय लगेगा बड़ी मात्रा में। तो ये एक व्यवस्था, तो ये सारी चीज़ें मिलकर देवनागरी लिपि को वैज्ञानिक बनाती हैं और यही इसकी विशेषताएं हैं। तो हम एक एक करके उनका परिचय प्राप्त करते हैं, अध्ययन करते हैं। सबसे पहले मैं जिस बात का जिक्र करूँगा देवनागरी लिपि की, जो खास बात है वो ये है कि देवनागरी लिपि की प्रत्येक ध्वनि के लिए, जितनी भी ध्वनियाँ हैं, देखिए ध्वनियाँ हम कहाँ से लाते हैं, हमने पूरा सर्वेक्षण करके, हमारे जो भाषाविद थे किसी समय में, और वो एक समय में नहीं हुआ होगा, अलग अलग समयों में, जब जैसे जैसे लिपि का विकास होता गया, भाषाओं का विकास होता गया, तो उन भाषाओं की, यानी कि खासकर संस्कृत और हिंदी, इन भाषाओं की ध्वनियों का अनुमान लगाया गया कि किन किन ध्वनियों का बोलने में प्रयोग होता है, तो उनको हम ध्वनियाँ बोलते हैं। तो देवनागरी लिपि में जितनी भी ध्वनियाँ हैं उन सब के लिए, जो एक खास जो विशेषता है उसकी है, उन सब के लिए पृथक पृथक चिन्ह हैं। कहने का मतलब यह है कि एक ध्वनि और एक चिन्ह, 1-to-1 रिलेशन है। ऐसा नहीं है कि एक ध्वनि के लिए दो दो चिन्ह हों, ऐसा नहीं है बिल्कुल। यही इसकी वैज्ञानिकता का प्रमाण भी है और इसकी विशेषता भी है। आप देख लीजिए, कोई भी जो ध्वनि है उसके लिए मिलता जुलता भी कोई वो नहीं मिलेगा आपको, सब अलग अलग चिन्ह हैं। तो ये एक बड़ी बात है। इससे क्या होता है कि किसी तरह का भ्रम नहीं रहता, जैसे बोला गया ठीक हमारे सामने या हमारे ध्यान में वो लिपि चिन्ह आएगा अलग से, और वो हम लिख देंगे। और मज़े की बात यह है कि वो लिपि चिन्ह फिर किसी दूसरी ध्वनि के लिए प्रयोग नहीं होगा। तो ये एक सबसे बड़ी हमारी विशेषता है पहली। और दूसरी, देखिए आप इसको भी, इससे आप जब देखेंगे, अच्छा जैसे पहले हम विशेषता की बात कर रहे थे, आप अंग्रेजी की जो लिपि है उसमें आप देखिए,
आप सी से कै बनाते हैं, सी से से बनाते हैं, के से भी कै बनाते हैं, आप ए से ए बनाते हैं, आ बनाते हैं, ई से भी ए बन जाता है, ई से ए बन जाता है, आई से ई बन जाता है, ई से भी ई बन जाता है। ऐसे कितने आप उदाहरण देख सकते हैं। रे से आर से रे बन जाता है और हमारे अड़े भी बन जाता है। ओ से ए भी बन जाता है और ओ भी बन जाता है। एफ से फे बन जाता है, पीएच से भी फे बन जाता है। आपने ये सब चीजें अंग्रेजी की लिपि में देखी तो कितना मतलब एक भ्रम की गुंजाइश रहती है। यू का आप ऊ भी बना देते हो और ए भी बना देते हो। जैसे सी यू टी कट बोल देते हो, ए बन गया, और पी यू टी में आप पुट बोल देते हो, ऊ बन गया। ऐसा हिंदी में यानी कि संस्कृत और हिंदी की जो लिपि है देवनागरी, इसमें ऐसा नहीं है। उच्चारण एक और एक ही उसकी ध्वनि, तो कोई भ्रम नहीं है। जैसे उच्चारण किया उसके लिए एक ही ध्वनि सामने आएगी, अलग अलग नहीं कोई। तो ये इसकी बड़ी एक वो बात थी। अब हम दूसरी जो विशेषता है वो लेंगे कि देवनागरी लिपि की प्रत्येक ध्वनि का उच्चारण होता है। जैसे मैंने पहले बताया था कि कोई ध्वनि इसमें साइलेंट नहीं रहती। ऐसा नहीं है कि कोई ध्वनि बिना उच्चरित हुए रह जाए। ये इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। दुनिया की शायद अन्य भाषाओं में आपको मिल जाएगा ऐसा कुछ, कई ध्वनियाँ बिना बोले रह जाती हैं, बिना उच्चरित, लेकिन इसमें प्रत्येक ध्वनि जो है उच्चरित होगी। आप देखिए, जैसे मैंने अंग्रेजी में भी उदाहरण दिया, आप नाइफ में के नहीं बोल पाए, साइकोलॉजी में पी का उच्चारण नहीं कर पाए, और टीचर जब शब्द बोलते हो तो आर का उच्चारण नहीं हो पाता। टीचर बोलते हो आप, टीचर, रे नहीं बोल पाते आप। ये तो हम हिंदी वाले जो है ना, ये थोड़ा सा उसको कर देते हैं, टीचर बोल देते हैं, जबकि वो जो अंग्रेजी जानकार जो लोग हैं वो टीचर नहीं बोलेंगे, चर नहीं बोलेंगे, वो टीचर, वो साइलेंट रह जाता है। ऐसे कितने शब्द हैं जो आप देखेंगे कि साइलेंट रह जाते हैं, लेकिन हिंदी में यानी कि देवनागरी लिपि में ऐसी कोई ध्वनि नहीं है जिसका उच्चारण नहीं होता हो। तो जब उच्चारण हो जाता है तो लिखने में कोई कठिनाई नहीं आती। तो ये एक इसकी दूसरी बड़ी विशेषता थी। अब आप देखिए तीसरी विशेषता, देवनागरी की जो वर्णमाला है यानी कि ध्वनियों का जो समूह है, उसकी एक वैज्ञानिक व्यवस्था है। आप देखिए, अंग्रेजी की जो लिपि है उसमें आप क्या करेंगे कि सबसे पहले ए है, फिर बी है, सी डी ई। आप देखिए वॉवल्स जो हैं आपके अंग्रेजी के, ए शुरू में आ गया, फिर ई आ गया, फिर आई कहीं आ रहा है, ओ कहीं आ रहा है, यू कहीं आ रहा है। ऐसा कुछ, इसे कुछ पता ही नहीं चल रहा, हमें सिर्फ रटना पड़ता है ABCDEFGHIJKLMNO PQRSTUVWXYZ। कोई इसको हम वैज्ञानिक कैसे हम सुपरिभाषित करेंगे, लेकिन हिंदी में देखिए आप, स्वर पहले आएंगे, और स्वरों में आप देखिए हमारे अ आ ई उ सब, और स्वरों की परंपरा देखिए आप, पहले ह्रस्व स्वर है, फिर दीर्घ स्वर है। जैसे ए है ह्रस्व और आ है दीर्घ, इसी तरह ई और ई है, उ और ऊ है, फिर री है, और उसके बाद देखिए आप संयुक्त स्वर हैं, दो स्वरों से मिलकर जो ध्वनि बनी है, जैसे ए और ई से मिलकर ए बना है। आई ऐसे ही संयुक्त स्वर है, ऐसे ही ओ है और औ है। तो इस तरह से हमारे यहाँ ह्रस्व, दीर्घ और फिर संयुक्त व्यंजन, वृद्धि स्वर भी आप उनको बोल सकते हो। जैसे आई वृद्धि स्वर है और औ वृद्धि स्वर है, ए संयुक्त व्यंजन है, संयुक्त स्वर है, और आई वृद्धि स्वर है। तो ये एक देखिए आप, पहले स्वर, और स्वर भी बड़ी व्यवस्था के साथ, और भी इसकी हम वर्गीकरण कर सकते हैं, लेकिन वो यहाँ उतना उचित नहीं रहेगा बताना। इसके बाद देखिए आप, व्यंजनों की व्यवस्था है। भाषा में जब शब्द हम बनाते हैं तो उसमें व्यंजन काम आते हैं, और व्यंजनों को आपस में जोड़ने के लिए, शब्द बनाने के लिए क्या काम आते हैं, स्वर काम आते हैं। जब अंग्रेजी की लिपि में आप चलेंगे तो स्वर साथ लिखा जाएगा। जैसे आप लिखेंगे कैमरा, तो कैमरा में आप सी के साथ ए लिखना पड़ेगा आपको, और मैं एम के साथ आपको ई लिखना पड़ेगा, और आ की ध्वनि के लिए आर के साथ आपको ए लिखना ही पड़ेगा, यानी कि स्वर को ऐसे ऐसे लिखना पड़ेगा। लेकिन यहाँ अगर आप कैमरा लिखेंगे देवनागरी लिपि में तो क्या करेंगे आप, कैमरा आई की मात्रा लगाएंगे, आप आई नहीं लिखेंगे, कै के बाद आई नहीं लिखेंगे, उसकी मात्रा लगाएंगे। ऐसे रे के साथ जब आ लगाएंगे, आ नहीं लिखेंगे, आप उसकी मात्रा लगाएंगे। तो हमारे यहाँ मात्राएं हैं। तो मात्रा का मतलब क्या होता है, मात्रा का मतलब होता है समय। ये शायद किसी अन्य भाषा की लिपि में आपको देखने को नहीं मिलेगा। मात्रा का मतलब होता है समय, कितना समय किसी लिपि चिन्ह के उच्चारण में लगता है, वो मात्रा कहलाती है। तो इसलिए हमारे यहाँ ह्रस्व यानी कि लघु,
कम समय लगने वाले को हम ह्रस्व बोलते हैं और ज़्यादा समय लगने वाले को हम दीर्घ बोलते हैं। तो ए हमारा लघु है और आ हमारा दीर्घ है, तो आ की एक मात्रा है। ऐसे ई की एक मात्रा है, लघु वाले की अलग मात्रा है, और जो बड़ी मात्रा है दीर्घ है उसकी अलग मात्रा है। ये आप जानते होंगे, नहीं तो मैं लिख के आपको बताऊं, शायद जानते होंगे ये तो आप, बड़ी मात्रा छोटी मात्रा। तो मात्राओं का तो स्वर प्रयोग नहीं होते यहाँ पर, स्वरों की मात्राएं, और इससे क्या है भाषा का सौंदर्य बढ़ता है, भाषा की वैज्ञानिकता बढ़ जाती है। ये सीखना पड़े, एक बार सीखने के बाद भूलता नहीं आदमी। एक बार तो अटपटा लगता है, लोगों को लगता है कि यार ये क्या ऊपर नीचे मात्राएं लगाए जा रहे हैं, ए की मात्रा लगा दी, कभी औ की मात्रा लगा दी, कभी आई की मात्रा लगा दी, कभी ऊ की फिर नीचे आ गई, बड़े ऊ की वैसे आ गई, और फिर रे में आप ऊ की मात्रा कहाँ लगाते हो। ऐसे छोटी की मात्रा इधर से लगेगी बाएं हाथ बाएं तरफ से, और बड़ी की मात्रा लगेगी दाईं तरफ से। तो ये सब चीज़ें एक बार तो अटपटी लगती हैं, लेकिन जब एक बार आ जाएंगी, क्योंकि साइंटिफिक है ये, मैं बार बार जिस बात पे जोर देना चाह रहा हूँ साइंटिफिक, एक बार जैसे आ जाएंगे आपको तो फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी, फिर बड़े इसमें आनंद आएंगे लिखने में। तो मात्राओं की इसमें बड़ी अच्छी व्यवस्था है। कोई भी शब्द बनेगा उसमें स्वर की जगह क्या लगेंगे, उनकी मात्राएं, और मात्राएं निश्चित हैं, अलग अलग नहीं है वो। एक बार वो मात्राएं सीख रही हैं, आप सब जानते हैं उन मात्राओं को, तो आप देखेंगे इसका वो करके। इसके बाद जो है हमारी जो आती है अगली जो विशेषता आती है कि देवनागरी में संयुक्त व्यंजनों की व्यवस्था है। आप देखिए जो संयुक्त व्यंजन है, व्यंजन आप समझ गए होंगे, कैवर्ग, चैवर्ग, टैवर्ग, तैवर्ग, पैवर्ग, यानी कि ये तो 5-5 का समूह है, इसलिए हम इनको वर्ग से बोलते हैं। फिर उसके बाद हमारे कुछ अलग तरह के व्यंजन हैं, जैसे य, र, ल, व और श, श, स, है। ये 8 अलग है, तो 25 वो और 8 ये, तो 33 ये व्यंजन है हमारे, और 11 हमारे स्वर हैं जो आप जानते हैं। इसके अलावा देखिए आप ये देखिए भाषा का लिपि का सौंदर्य। इसके अलावा हमारे यहाँ संयुक्त व्यंजनों की परंपरा है। मेरे ख्याल से जहाँ तक मैं जानता हूँ दुनिया की किसी अन्य भाषा में संयुक्त व्यंजनों की कोई परंपरा नहीं है। आप सब ज़्यादा प्रयोग आप अंग्रेजी की लिपि का करते हैं, आप देख लीजिए उसमें कोई संयुक्त व्यंजन है ही नहीं, जैसे जो बोला गया वैसे लिखा गया। स्वर की अगर उसमें ध्वनि है तो स्वर लगा दिया गया, जैसे वोल जो आप लगाते नहीं है तो नहीं लगाएंगे। संयुक्त व्यंजन कोई व्यवस्था नहीं, लेकिन हमारे यहाँ संयुक्त व्यंजन है, आधा व्यंजन और पूरा व्यंजन, उसको मिला के हम संयुक्त व्यंजन बनाते हैं। और उसको लिखने की कई व्यंजनों के लिखने की तो चिन्ह भी अलग हैं। जैसे आपने देखे होंगे क्षत्रिय का क्षय, त्रय, त्रिशूल का त्रय, और ज्ञान का ज्ञ आपने देखा होगा। ये हमारे 3 बड़े विशेष हैं। इसी के साथ साथ श्री आप देखा होगा, श्रीमान में जो हम श्री लगाते हैं वो भी एक संयुक्त व्यंजन है। इसी प्रकार आप देखिए द्विविधा, द्वि जो शब्द है ये देखिए आप, कितने ऐसे शब्द हैं। द्वैत में फिर वही द्वय है, द और वह है। तो इनकी एक परंपरा है। ऐसे रे का देखिए आप, जिनके साथ रे लगता है, जब रे आधा होता है तो ऊपर लगता है, आपने देखा होगा एक फ्लैग की तरह, झंडे की तरह लगता है ऊपर। मात्रा एक ही भी लगती है, मात्रा एक ही भी लगती है, लेकिन नहीं, रे की लगती है आपकी बाएं से दाएं की तरफ, ऊपर लगती है वो। जैसे कार्य ये के ऊपर लगेगा वो, लेकिन जब पूरा रे आएगा तब क्रय है, क के नीचे लगेगा वो। तो इस तरह हमारी संयुक्त व्यंजन की एक विशेष परंपरा है। रुक गया क्या? हाँ, इस तरह हमारे यहाँ संयुक्त व्यंजन की एक विशेष परंपरा है। जब आप इसको सीखेंगे तो बताया जाएगा आपको कि रे देखिए कैसे कैसे प्रयोग होता है। आपने देखा कि जैसे ट्रक शब्द आप लिखते हो तो ट आधा है और रे पूरा है, तो जो नीचे जो आप तिर्यक रेखा खींचते हो वो एक तो हलंत की है और एक है रे की। जैसे मैं आपको बताऊं, कागज पे लिख के बताऊं आपको कि ये देखिए आप, आ जाएगा इसमें, आ रहा है, ये देखिए आप कि ये आपने लिखा ट और इसके लगाया आपने हलंत, और इसमें आपको रे जोड़ना पड़ेगा। तो रे जोड़ने के लिए जो जैसे आपने क्रय में जोड़ा था, ये देखिए आप, हमने आधा क है, यहाँ आधा क है और रे पूरा है, ये जोड़ा था हमने। तो ऐसे ट आधा है तो रे जोड़ने के लिए हम ये लगाएंगे, देखिए आप। तो ये हलंत है और ये रे का चिन्ह है, और तब हम आपके सामने लिखते हैं ट्रक। तो इस तरह जो है
हमारे संयुक्त व्यंजन की परंपरा है। ऐसे ही आप देखिए क्षत्रिय, ये देखिए क्षय, ये अलग से लिखा जा रहा है, लिपि चिन्ह अलग है। ये कैसे बनता है? ये बनता है आधा क। आधा क लिखने, कोई भी आधा व्यंजन हम लिखते हैं हलंत के साथ, आधा का मतलब होता है उसमें स्वर नहीं होता, ठीक है। और फिर उसके बाद है उसमें मूर्धन्य श, मूर्धन्य स है क्षय। इसी प्रकार हमारे त्रय है, ये देखिए आप, त्रय का तो आप समझ ही गए होंगे, आसान है, तय आधा और पूरा रे। और ऐसे ही है गे, जिसको गे बोलते हो आप, इसके बारे में बड़ा विवाद है, मैं अगले उसमें बताऊंगा आपको। इसमें जय शब्द है, जय व्यंजन है आधा और ये पूरा है। ये देखिए आप, इस तरह हमारे ऐसे है श्रेय, ये देखिए श्रेय, ये श्रेय देखिए, और इसको आप लिखेंगे तालव्य श है आधा और इसमें है पूरा रे, ये श्रेय है। और भी आप देखेंगे तो द में देखिए आप द्वय, तो द्वय को आप क्या लिखेंगे? द आधा और प्लस स्व, ये देखिए आप। ऐसे द में ध भी होता है, ये ध, तो ऐसे आप इसको लिख सकते हो ध। तो ये हमारे संयुक्त व्यंजनों की एक विशेष परंपरा है, तो ये किसी और भाषा में नहीं मिलेगी। तो तरीका है इनका एक बनाने का, और वो तरीका आने के बाद हम बिल्कुल भी कहीं भी चूकते नहीं हैं, और ये भाषा की उसको बढ़ाता है, समृद्धि, भाषा की समृद्धि होती है इससे, तरह तरह के शब्द इससे बनते हैं। आप देखिए क्षत्रिय शब्द आप कैसे बोलते हैं अगर क्षय नहीं होता तो, है ना। हमारे अद्वैतवाद जब बोलते हैं तो अगर द्वय शब्द नहीं होता तो हम कैसे अद्वैतवाद को कह सकते थे। तो ये सब चीजें हमारी हैं। तो एक विशेषता ये थी। अगली विशेषता है कि देवनागरी का विकास, देवनागरी लिपि का विकास भारत की लिपि से ही हुआ है। भारत की कोई एक प्राचीन लिपि रही है ब्राह्मी, प्राचीन लिपियों में से एक भारत की लिपि रही है ब्राह्मी, जो इस क्षेत्र में, इस भूभाग में विकसित हुई। उस ब्राह्मी से ही देवनागरी का विकास हुआ है, गुप्त काल से चलते हुए, और उसके बाद ये देवनागरी लिपि अस्तित्व में आई है। इसका मतलब ये मैं क्यों कहना चाह रहा हूँ विशेषता में, ये मैं इसलिए कहना चाह रहा हूँ कि क्योंकि ये स्वदेशी देश में ही विकसित हुई है, इसलिए इसमें देश की अन्य भाषाओं की ध्वनियों को समाहित करने की शक्ति है। हमने बहुत सारे जो ध्वनियाँ जरूरी थी वो हमने ली हैं। जैसे आप देखिए जब टे वर्ग में आप चलते हो तो डे शब्द आता है, डे डाल, लेकिन उसी से मिलता जुलता एक शब्द आता है अड़े, जैसे लड़ाई में आप लिखते हो, वो ध्वनि कहाँ से आई? वो हमारी किसी अन्य देश की किसी भाषा से आई है, चाहे वो मराठी या गुजराती से आई हो। तो ऐसे ही ढ है शब्द, जैसे ढोलक आप बोलते हो, लेकिन चढ़ाई, पढ़ाई में जो बोलते हो ढ, वो ढ के, तो इनको लिखने का क्या तरीका है? तो देखिए हमारी जो मूल लिपि में जो शब्द हैं वो तो है ड, ये देखिए आप, लेकिन जो स्वदेशी भाषाओं से जो लिए गया जो ध्वनि है वो है